हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये दृष्टि आईएएस जो टेस्ट सीरीज़ है, इसको मैंने एक मोटी रकम देकर इसको ज्वाइन किया था। तो मैं इसी का पीडीएफ बना के आप सबको एक डिटेल्स जानकारी के माध्यम से ये देना चाहता हूँ, जिसको कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके मेरे भाई। ये आपको जो है बहुत से एग्ज़ाम जो है आने वाले आरओ एआरओ जो है, और ज़्यादातर खास जो लाभ मिलेगा बीपीएससी में, इन सभी एग्ज़ाम में आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे धमाकेदार टाइप क्वेश्चन हैं। और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को मैं तैयार किया हूँ, एक दृष्टि आईएएस के जो भारत की सबसे बेहतरीन टीम में से उसने इसको तैयार किया, और इसको मैंने एक मोटी रकम दे के लिया था। ये सब आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, भी डिटेल जानकारी के साथ। तो मेरे भाई चलिए, हम लोग इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग देख लीजिएगा। अब लोग हम इसका जो है पार्ट 2 जो है देखने जा रहे हैं। 80 क्वेश्चन के बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको एक डिटेल जानकारी से हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग क्वेश्चन का जो है आंसर बता दें बाकी सब हो गया। हम इसकी साइड वाइज चीज़ें, आसपास की, इसके लेफ्ट राइट की चीज़ों को एक गहन डिटेल्स के माध्यम से करेंगे, जिसको कि आपको दुगुना या तिगुना माध्यम से आपको इसका लाभ हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है 80 वाले में। मेरे भाई कह रहा है 80 में, किसको निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो मेरे भाई हमें पता है कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ को जो उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था, यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है, वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो यही आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये हो गया। और अगर हम आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में कुछ बता दें मेरे भाई, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो कुछ स्रोतों में 1763 बताया जाता है, और या तो कुछ स्रोतों में जो है इसे 1770 बताया जाता है। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये सन्यासी जो विद्रोह है मेरे भाई, ये सन्यासी विद्रोह आप लोग देख रहे होंगे, ये सन्यासी विद्रोह के नेता थे मंजू शाह और देवी चौधरानी। मंजू शाह और देवी चौधरानी ये सन्यासी विद्रोह के जो है नेता थे। तो आगे अगर हम लोग बात करें कि ये सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था, तो मेरे भाई सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबाया था। तो वारेन हेस्टिंग को आप लोग जानते होंगे, वारेन हेस्टिंग बहुत ही पावरफुल गवर्नर था। तो इसका इस 80वें का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे में 81 क्वेश्चन में क्या है, देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। तो मेरे भाई हम सबको पता है नेहरू जी ऐसे पहले कांग्रेसी नेता थे जो ऑल इंडिया किसान काउंसिल में भाग लिए थे, यानी प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिए थे। पहले कांग्रेसी नेता नेहरू थे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम सबका क्या है यहाँ पर, ये अगला क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा मल्टी ऑप्शनल मिला, ये घटनाओं पर आधारित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें जो घटनाएं हैं मेरे भाई, इन घटनाओं को जैसे जैसे जो घटना पहले हुई थी तो उसको पहले, जो घटना उसके बाद हुई थी तो वैसे इसको ऑर्डर में सेट करना है। तो आप लोग अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेरे भाई 1878 में आया था। ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था कि भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे, अंग्रेज़ों ने इसको बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे। 78 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और ये 82 में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में बात करें तो ये 1919 में हुआ था मेरे भाई। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग। तो इसी विरोध के चलते जो है सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को जो है गिरफ्तार किया गया था, और उन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और सती प्रथा की बात करें मेरे भाई, सती प्रथा हम सबको पता है ये 1829 में आया था। 1829 में सती प्रथा में किसी का पति, महिला का पति मर गया तो उस महिला को भी जिंदा उस चिता पर लेटना पड़ता था, ये आया था। अब वुड डिस्पैच की बात करें, ये शिक्षा, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। यह आया था 1854 में। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो उसी को जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन हुआ था, इसमें आप लोग यहाँ ध्यान देंगे अगर, तो आप सबको पता चलेगा कि सबसे पहले जो घटना हुई थी 1829 वाली है। तो ये यानी 3, सबसे पहले तीसरी घटना हुई थी, तो तीसरी हुई थी। उसके बाद कौन सी घटना हुई होगी मेरे भाई, उसके बाद 1854 आ रहा है। उसके बाद चौथी घटना हुई होगी। उसके बाद कौन सी घटना हुई होगी, पहली 1870, और सबसे अंत में जलियांवाला ये रॉलेट एक्ट हुआ होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जो आप सबकी तैयारी को धार देने में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध करेगा। तो चलिए हम लोग 83वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। ये तथ्य ए दिया है, ये तथ्य सही है, क्योंकि गोंडवाना शैल समूह है जो मेरे भाई वो भारत का 95% कोयला प्रदान करता है, ये बात सही है। अब इसका कारण दिया है, देखिए कारण सही है कि गलत है, और आर वाला अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। ये बात सत्य है, ये बात सही कह रहा है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह में संबंधित है, लेकिन यह इसका कारण नहीं है, क्योंकि अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन ये पहले वाले का दूसरा कारण नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो अगला हम देखते हैं मेरे भाई क्या है हमारा, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन है। तो मेरे भाई सबसे पुरानी अगर बात किया जाए तो अरावली है। विश्व की जब से सबसे पुरानी जो वो पर्वतें हैं उनमें अरावली शामिल है, लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे पुरानी ये पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो वो अरावली है। तो ये हो गया। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग का 85वां क्वेश्चन क्या है। 85 क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यानी 3 थे सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं है, उसी को हमें बताना है। धान, क्या धान में उकठा रोग होता है, ये हमें पता है मेरे भाई। उकठा रोग जो होता है वो अरहर में होता है। किसमें मेरे भाई, अरहर में। अरहर में होता है उकठा रोग, जिसमें अरहर की जो पत्तियां होती है वो सूख जाता है, उसकी नरम कलियां जो है वो सूख जाता है, तो धीरे धीरे पेड़ भी पूरे सूख जाते हैं। तो यही गलत है, ये हमें एकदम कॉन्फिडेंस से है, याद है हमें, तो इसका यही गलत है। बाकी ये सही है, आपस में हमें गलत पूछा है तो हम गलत बता रहे हैं। बाकी सरसों में सफ़ेद गिराई रोग होता है, बाजरा में कंडुआ रोग होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो धान में जो है उकठा रोग नहीं, ये अरहर में होता है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है। तो मेरे भाई कोल बांध परियोजना भारत में किस नदी पर हुआ है, इसको आप लोग बताइए जल्दी से। क्या है इसमें, कृष्णा नदी पर, कि सतलज नदी पर, कि गोदावरी नदी पर, कि नर्मदा नदी पर। 86वां क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई अब हमें बताना है ऑप्शन नंबर 20 सतलज पे। जो कोल बांध परियोजना निर्माण किया गया है यह सतलज पर है। कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध है और इस तरह से ऐसे भी है, लेकिन जो कोल बांध परियोजना का निर्माण है वो सतलज नदी पर है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो ओरल क्वेश्चन है जिसमें समय न दिए, जिसमें एकदम प्रचलित क्वेश्चन है, मतलब फेमस क्वेश्चन है, उस टाइप का सरल है, उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। और हमें जिस पर लगेगा हाँ इसको हमें थोड़ा डिटेल से जानकारी देना है तो उस पर हम थोड़ा रुकेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि मिलाने वाला है। मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, फिर सिर्फ उसमें एलिमिनेशन लगाना होता है हमें। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें एक चीज़ यहाँ कन्फर्म है, यहाँ पर जो है जनजाति दिया है, यहाँ पर जो है देखिए ये चीज़ें हमें जनजाति दी हुई है और इधर उस राज्य का नाम दिया हुआ है। तो कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है हमें मिलाना है, मिलाकर ऑप्शन में टिक करना है। अब हमें देखिए क्या है, हमें जो चीज़ कन्फर्म है हम उससे पहले टिक कर दें। टोडा हमें कन्फर्म है कि ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसी पर ये टोडा जनजाति रहती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये मेरे भाई ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली आप बात करेंगे तो पहली अनाईमुड्डी है। और जो ये अगर हम लोग बात करें ये हो गया तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु में हो गया। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये जो बी वाला कहाँ पर है, बी वाला तो 4 में है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर खोजें अगर ये कि बी में 4 कहाँ है, तो बी में 4 यही डी में है। तो हमें अब कंफर्म हो गया हमारा उत्तर डी ही होगा। अगर हम लोग और जानकारी की बात कर लें तो हमारा जो ये पहला वाला है वो ए पर जाएगा। जो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखें हमारा ये जो बी है टोडा वो तमिलनाडु यानी 4 पे आएगा। अब इसका मतलब ए हमारा जो है वो 2 पर आएगा। गद्दीस जो है वो हिमालय पर जाएगा। और आगे हम लोग बात करें सी वाला जो है 1 पर जाएगा, खासी मेघालय पे जाएगा। और नागा जो है वो मणिपुर में जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन डी बनता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कौन से जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे से। अब मेरे भाई चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, मिलाने वाला है। मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है, ये जल्दी गलत नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें, क्यों गलत नहीं होता, क्योंकि 1-2 हमें पता लग गया तो हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं हाँ यही होगा। देखो कैसे हम लोग ढूंढते हैं। अब देखिए क्या है, महासागर है और उससे संबंधित जो है हमें ये सबसे
इधर एक तो महासागर दिया है पहले, देखिए इधर महासागर दे दिया और इधर गहरा स्थान दे दिया। कौन सा गहरा स्थान किस महासागर में पाया जाता है ये हमें मिलाना है। अब देखिए कैसे बताएंगे। एक चीज़ हमें कन्फर्म है, बहुत प्रतिष्ठित बहुत फेमस क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा होता है, तो उसका आंसर है मेरियाना ट्रंच। 3 पर जाएगा, यानी ए वाला 3 पर जाएगा। देखें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी में केवल एक ही जगह पर है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा बी। तो और हम आगे मिला लें, देखिए हिंद महासागर ये भी हमें कन्फर्म है, जो हम कन्फर्म रहते हैं उसको देख लिया करें, बाकी हमारा काम जल्दी बनेगा। हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है, यानी जो सी वाला है वो 1 पर जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सी एक ही जगह पर है, और बी वाला जो है वो जाएगा 4 पर। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, और बचा है एक हमारा जो ये है आर्कटिक महासागर। इस आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन पे जाएगा, तो इसी के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो आगे अगर हम लोग चले देखते हैं आगे क्या है मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मिलाने वाला ही है। देखिए क्या है, इधर खनिज दिया है, हम सबको खनिज दे दिया, और इधर दिया है देश, यानी कौन सा खनिज किस देश में पाया जाता है इसको हमें मिलाना है। अब इसका जो ऑप्शन है ऊपर दिया है, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि भारत अभ्रक जो है वो भारत में ज़्यादा पाया जाता है। ये अभ्रक एक चीज़ तो ये हो गया, और लौह अयस्क रूस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए रूस जो है तमाम हथियार जहाज़ बना के सबको बेचता है। और जो है तांबा हमें चिली में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा तांबा चिली में पाया जाता है। और क्या बच रहा है मेरे भाई, सब तो हो गए। एक चांदी है, चांदी मैक्सिको में है पाई जाती है, तो ये चीज़ हो गया। तो ऊपर इसका ऑप्शन है, आप लोग मिला लीजिएगा, मैंने एकदम सही से मिला दिया है। तो चलिए बोलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या है। ये ऊपर ऑप्शन था, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग कौन सा बन रहा है इसमें, बाकी हमने मिला ही तो दिया है। देखिए क्या है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। तो हम सबको पता है मेरे भाई, यूएसए में ग्रेट लेक्स 5 झीलें पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेट झील बोला जाता है। उस ग्रेट झील का नाम क्या है मेरे भाई, उन ग्रेट झीलों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ह्यूरॉन, ओंटारियो। यही 5 झीलें हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा से पाई जाती हैं। लेकिन ये जो मिशिगन झील है मेरे भाई, ये शुद्ध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पाई जाती है। और बाकी ये सब जो झीलें हैं मेरे भाई, ये सब ये यूएसए और कनाडा की दोनों की बॉर्डर पे पाई जाती हैं। तो यही मिशिगन है जो शुद्ध रूप से ये यूएसए में पाई जाती है। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, क्या है 91 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। तो मेरे भाई क्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, ये कौन होगा, या आप लोग बताइए इसे। ऑप्शन नंबर डी गुआना जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बाकी ये गैबन, गिनी बिसाऊ, गिनी, ये सब जो है अफ्रीका में है। अब क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार आने वाला है मेरे भाई, जो परीक्षा में बहुत बार जब पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। देखिए क्या है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, ग्रीन वॉशिंग इंगित करता है। यानी ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, हमें पता है मेरे भाई। एक होता है उसमें पहले होता है ग्रीन वॉश, ग्रीन का मतलब हरा होता है। ग्रीन वॉश का मतलब होता है कि पर्यावरण सुरक्षा का झूठा बहाना करना, पर्यावरण संरक्षण के बारे में झूठ बोलना। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। देखिए बहुत सी कंपनियां होती हैं भैया, कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप ले लीजिए, हमारा प्रोडक्ट पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसा झूठ बोलकर जो कंपनियां जो है, जबकि उनका प्रोडक्ट नुकसान पहुंचाएगा पर्यावरण को, तो यही इसका कहने का मतलब यही है कि जो लोग झूठ बोलकर ये अपना सामान बेचते हैं या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करते हैं, उसी को ग्रीन वॉश कहा जाता है। जैसे जिस तरह से एक माइंड वॉश नहीं होता है कि किसी का हम माइंड वॉश करके उसके दिमाग में गलत चीज़ें इंसर्ट कर दें, उसी तरह से ये भी होता है कि हम लोग जो है वो ग्रीन वॉश यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में झूठा वादा करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा 93। राज्यों में से किसमें सन 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी। यानी हमें 4 ठो राज्य दिया गया है और पूछ रहा है इसमें कि इन चारों राज्यों में से सन 2011 में जनगणना जब हुई थी तो किसमें जनसंख्या कमी देखी गई थी पहले की तुलना में। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है नागालैंड ऐसा राज्य था जिसको जो है सन 2011 में इसकी जनसंख्या घटी थी। तो पहले सन 2001 में जो जनगणना हुआ था, उसके बाद जब सन 2011 में जनगणना हुआ तो देखा गया कि इसमें ये नागालैंड ने अपनी जनसंख्या घटा ली थी। तो आगे चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है।
हम सबको पता है उत्तर प्रदेश में व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती है फसलें, कौन सी है? जूट है। ये तो नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में, ये कपास भी नहीं है, तिलहन भी नहीं है, गन्ना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना ही है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब मेरे भाई सबसे ज़्यादा शिक्षित, उसके बाद कम शिक्षित, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम। तो इस तरह से हमें देखना है। तो हमें सबसे क्लियर कट आपको बताएं कि जो सबसे क्लियर कट बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज़्यादा जो है औसत शिक्षित है। तो गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर जहाँ पहले होगा वही सही होगा, यानी सबसे अवरोही क्रम पूछा है तो यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित होगा वो पहले रहना चाहिए। तो गौतम बुद्ध नगर तो हमें कन्फर्म है, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, इसी दोनों में से कोई होगा। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, गाज़ियाबाद, ये तो नहीं होगा क्योंकि औरैया जो है ये गाज़ियाबाद इससे वो है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो आगे मेरे भाई अगर हम लोग अपना आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। देखिए क्या है इसमें, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो मेरे भाई ये कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये वाराणसी में है। तो वाराणसी में ही एक पंडित दीनदयाल नाम से पहले एक वो था, तो अब कि उसका नाम बदल दिया गया है। तो आगे चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? हम सबको पता है भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री है, ये फैक्ट है, इसे आप लोग याद रख लीजिए, ये 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये इसका सही आंसर है, 82 डिग्री 30 मिनट, जिसे 82.5 डिग्री बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया जनजाति, इसे ध्यान रखिए, क्या गाज़ियाबाद में नहीं है, ये अगरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश का मेरे भाई सोनभद्र ज़िला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। तो आगे चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना, यहाँ जो है ये खनिज संसाधन से भरपूर, यहाँ खनिज संसाधन ज़्यादा पाया जाता है, जनजातियों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग कहाँ पहुँच गए, 98 के बाद हम लोग का 99 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन कौन सा सुमेलित है, पहले हम लोग मिला लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सही बात है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मेरे भाई 22 अप्रैल को नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है, ये लोग आप याद रखिएगा। 22 मार्च, कितने मार्च? 22 मार्च। तो ये चीज़ें गलत है, यही चीज़ गलत है, ये हमें कन्फर्म है। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस ये 30 जून, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, और ये जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आगे चलिए हम लोग देखें अपना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? हमें पता है निर्वाचन आयोग का एक दूसरा नाम है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का प्रावधान मेरे भाई 24 में है, 6 से चुनाव और 6 से 24 आता है। तो आप लोग इसे ट्रिक से थोड़ा सा याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 दोनों में आएगा, 6 से चुनाव और 6 से ये 324। तो ये चीज़ें याद रख हो जाएंगी आपकी, थोड़ी सी कोई भी चीज़ रहती है थोड़ा गट्ठी की तरह हम लोग उसे याद करेंगे ना तो याद हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो मेरे भाई यह जो सही आंसर इसका कनाडा, हमारा भारत में जो संघवाद को अपनाया है अपना भारतीय संविधान में जो संघवाद जो लिया गया है वह कनाडा से लिया गया था। संघवाद क्या है मतलब मेरे भाई, यानी सभी राज्यों को मिला के एक अपना देश होगा जिसे भारत कहा है। तो ये क्या है कि सभी राज्यों का समूह एक देश होगा, तो यही है मतलब इसकी। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? हमें पता है मेरे भाई, जब किसी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग राष्ट्रपति के जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61 से संबंधित है। महाभियोग ये क्या होता है मेरे भाई, जैसे किसी राष्ट्रपति को हटाना होगा तो उसे 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, हाँ आपके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा रहा है, और जो है उसे जो है 2/3 बहुमत से मेरे भाई लोकसभा और राज्यसभा में
पारित करवाना पड़ता है, यानी विशेष बहुमत से। अगर ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 61। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। तो हमें पता है राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी सरकार अगर ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो एसपीडीपी दिया गया है अगर उसको लागू नहीं करती है तो आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एसपीडीपी में क्या क्या दिया गया है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही बात है, ये दिया गया है जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी दिया गया है, ये भी सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी बात दिया गया है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 51 में दिया गया है ये सब बातें। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में ये चीज़ें नहीं दिया गया है, तो ये नहीं होगा। तो हमें नहीं पूछा है तो मैंने नहीं होगा तो बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 104 में देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के लिए उत्तरदायी का उल्लेख करता है। अभी मैंने बताया मेरे भाई एसपीडीपी का अनुच्छेद जो है, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद नंबर 51 है, 51 में यह कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 51 में। तो जो भाग चौथा है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और उसका जो अनुच्छेद नंबर 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया है। तो ये डीपीएसपी राज्य नीति निदेशक सिद्धांत में है। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या है मेरे भाई 105वां में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, ये 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन मेरे भाई संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। सपा का यहाँ मतलब SPA, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द क्या है मेरे भाई, ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें हम देख लिया। और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, जिससे फिर 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पहली बार बाध्य नहीं होगा। अगर वो जो है फिर से चर्चा होकर सदन में मतलब उसको जो विधेयक को बिल्कुल लौटा सकता है उस पर विचार करने के लिए। तो ये हुआ 44वां में। तो आगे देखें हम मेरे भाई 106वां में क्या कह रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये तो एकदम सरल सवाल है मेरे भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसको आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। हमें पता है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसको अधिकार कौन देता है, भारत संविधान देता होगा, यही सही बात है। तो भारतीय संविधान से उनको अधिकार प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 7वां देखें क्या है 107वां। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश क्या होता है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कोई भी सदन में भी, जैसे संसद में भी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से ये विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, ये विधानसभा और विधानसभा या विधान परिषद। तो कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं नहीं है। तो जिससे सदन जो है दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन यदि जो है सत्र में नहीं है, चल नहीं रहा है, तो अगर सदन नहीं चल रहा है तो कानून कैसे बनेगा। तो और कानून कोई ज़रूरत आ गया बनाने के लिए तो उस कानून कैसे बनेगा। तो बिना सदन के माध्यम से राष्ट्रपति जो है, संसद में राष्ट्रपति और ये जो विधानमंडल में जो है ये राज्यपाल जो है अध्यादेश के माध्यम से ये कानून बना देते हैं, जो कि जो है ये 6 महीने तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, लेकिन इसके जो है 6 हफ्ते तक यानी 42 दिन तक इसे जो है फिर से करना होता है। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है मेरे भाई, वो जो है अनुच्छेद 113 के तहत जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है राष्ट्रपति, और जो ये राज्यपाल है वो 213 के तहत ये जारी करता है अध्यादेश। तो ये हम लोग देख लिया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, मिलाने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता रहा हूँ तो ये अच्छा से दिखाई देगा। हाँ,
मिलाना, इधर जैव मंडल दिया है, जैव भंडार दिया है और इधर अवस्थिति दिया है कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेरे भाई हमें एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से याद है कि अगस्त मलाई जो है ये केरल में पाया जाता है। ये जो है जैव मंडल यही केरल में है। और दूसरा का भी हमें कन्फर्म है कि मानस जो है यह जो है असम में पाया जाता है। ये दो चीज़ें हमें कन्फर्म हो गई। और तीसरा ए वाला भी, ये नौकरेक भी हमें कन्फर्म है। अब हम इतने से आंसर पा सकते हैं, आपको दिखा दें। जैसे हमें अब बी जो है 2 पर आना चाहिए, तो बी कहाँ है, यहीं एक ही जगह पे है, तो यानी यही होगा ही, क्योंकि बी में और कहीं पर 2 नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग और चेक कर लें। ये जो अभी मैंने बताया डी जो है 1 पर आना चाहिए, डी 1 पर है ही। अब देखिए क्या है, दिबांग कहाँ पर है ये, अब ये यहाँ नौकरेक जो है ये मेघालय में होगा, यानी ए वाला 3 पे आना चाहिए, ए 3 पर है। तो इसी तरह से आप लोग मिला लेंगे तो आप लोग देख लिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, और जो बचा है इसका ये दिबांग अरुणाचल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है मेरे भाई, यानी पूरे विश्व की बाज़ार को एक बाज़ार समझा जाना, यानी कहीं भी बाज़ारी भेदभाव ना हो, कहीं भी कोई भी सामान बेच सकता है, कहीं भी कोई सामान खरीद सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यानी कहीं भी कोई व्यक्ति सामान खरीद सकता है, किसी भी देश में जाके किसी भी देश में आके सामान बेच सकता है। इसी को जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आगे हम लोग चलें, हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन 110वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है। उदय कोटक समिति के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है मेरे भाई, तो इसका जो 110 क्वेश्चन नंबर 110 है मेरे भाई, इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा, आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। यानी इसमें संतुष्टि की है कोटक समिति का जो विषय में क्या गलत है यही, और बाकी जो कोटक समिति के विषय में सही बातें हैं वो ये सब हैं। यानी यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, इसका संबंध निगमी प्रशासन से है, कॉरपोरेट प्रशासन से, और इसने संतुष्टि की है कि कंपनी बोर्ड को कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। तो ये सब बातें सही है, तो गलत पूछा तो मैंने गलत बता दिया। 11वां में देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको मल्टी ऑप्शन छोटा कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। देखिए क्या है, क्या कर रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है, और इसी इंग्लिश में डिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो हमें पता है जो छिपी हुई बेरोजगारी वो होती है, क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति बेरोजगार तो रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होता है, लेकिन व्यक्ति जो को लगता नहीं कि हम बेरोजगार हैं। जैसे बाप खेती कर रहा है, उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो भी उसी में खेती में लगने लगा, तो सबको लगता है कि बेटा काम कर रहा है, लेकिन वो काम बाप ही कर सकता है। वो बेटा वहाँ से बेटा को हटाकर किसी दूसरे जगह पर लगा दें तो घर की इनकम बढ़ सकती है, लेकिन बेटा जो है उसी में लग गया और लोग उसे रोज़गार समझने लगे। यानी ऐसा होता है, छिपी हुई बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें जो है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि उनमें से कुछ लोगों को हटाकर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वहाँ के उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिए। यानी बाप बेटे काम कर रहे हैं, बेटा को हटाकर किसी दूसरे जगह पर हम लोग लगा दें तो वहाँ बाप की जो है कृषि उत्पादन कम नहीं होगा। तो वहाँ इसका मतलब जब बेटा भी उस कृषि में लगा हुआ है, बाप भी लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर आधे लोग हट जाएं तो फिर भी उत्पादन उतना रहे, तो इसका मतलब वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मेरे भाई कृषि में है और विनिर्माण क्षेत्र में जहाँ पर सामान बनता है, तो ये दो में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। रेपो रेट विचारणीय होता है, यानी रेपो रेट क्या होता है मेरे भाई, रेपो रेट का होता है एक, यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। रेपो रेट को यानी आरबीआई बनाती है। एक राजकोषीय नीति होता है, नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति जो होती है मेरे भाई सरकार बनाती है, मौद्रिक नीति जो होती है वो आरबीआई बनाती है। तो आरबीआई जो है रेपो रेट विचार, रेपो रेट क्या होता है मेरे भाई कि जिस दर पर आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है उसको जो है रेपो रेट बोला जाता है। अगर आरबीआई अपने बैंकों को कहे सस्ता लोन देगा तो ये बैंक भी जनता को सस्ता लोन देंगे। अगर आरबीआई उनको महंगा लोन देगा यानी अधिक रेपो रेट ज़्यादा पर देगा तो बैंक भी जो है जनता को ज़्यादा लोन महंगा देंगे। यही रेपो रेट होता है। रेपो रेट को कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, यानी आरबीआई बनाती है। तो आगे अगर हम लोग देखें, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधियों में। खुले बाजार की नियंत्रण क्या है कि दूसरा है कि साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। तो किस में है, इसमें राजकोषीय नीति में है या श्रम नीति के नियंत्रण में है, तो किस में है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जो खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं किसमें, तो साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में शामिल होती हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें मेरे भाई, अगला क्या कह रहा है, संघ सरकार के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो मेरे भाई जो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का मतलब मेरे भाई सरकार का ऐसा खर्च जिस खर्च के बदले सरकार को कोई मुनाफा या कोई इनकम नहीं होता है, तो उसे राजस्व खर्च कहा जाता है। जैसे किसी को पेंशन देना, राशन बांटना, और मतलब दूसरा ऐसा काम करना जिससे कि सरकार के पास उससे बदले सरकार को कोई इनकम न होती हो। तो जब सरकार का जो सबसे बड़ा खर्च राजस्व खर्च होता है वो ब्याज अदायगी, यानी इतना ऊपर सरकार के ऊपर इतना कर्ज है, उसी कर्ज को जो ब्याज चुकाने में सरकार का बहुत बड़ा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार का वहीं खर्च होता है, ब्याज देने में, ब्याज चुकाने में। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर देता है, यानी किसके कहने पर केंद्र सरकार राज्यों को गैर योजनागत अनुदान देता है। तो मेरे भाई वित्त आयोग को कहने के अनुशंसा पर केंद्र सरकार राज्यों को गैर योजना अनुदान देती है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या है यहाँ, कोर मुद्रा स्फीति को परिभाषित किया जाता है। मेरे भाई पहले आपको ये जानना होगा कि मुद्रा स्फीति क्या होती है। तो मेरे भाई वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ना ही जो है ये मुद्रा स्फीति होती है, जिसमें जो है अपने रुपया या मुद्रा के मूल्य घट जाता है। जैसे हम लोग कोई सामान 10 रुपये का खरीदे और बाद में जो है वो सामान जो है 15 रुपये का हो गया, यानी जो सामान जो हमें 10 रुपया मिल जा रहा था वही हमें 5 रुपया और देना पड़ेगा, यानी रुपया हमारा कमज़ोर हो गया। अब जो रुपया हमारा 10 रुपया में खरीद ले रहा था उसी को खरीदने के लिए अब हमें 15 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा रुपया कमज़ोर हो गया। जो वस्तुओं या सेवाओं के दाम बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो मुद्रा होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हमें और मुद्रा लगाना पड़ता है तब उसको हम खरीद पाते हैं। तो वस्तुओं या सेवाओं के दाम बढ़ता है जो, इसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। और ये कोर मुद्रास्फीति क्या होता है मेरे भाई, यानी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं और जो ईंधन यानी फ्यूल, जो ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली वस्तुएं और जो ईंधन होती हैं, इनको छोड़कर जितनी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है उसी को हम लोग कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो कोई पूछे आपको कोर मुद्रास्फीति क्या है मेरे भाई, तो आप लोग क्या बताएंगे कि खाने पीने वाली चीज़ों को और ईंधन वाली जो चीज़ें होती हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब को छोड़कर जितनी चीज़ों में महंगाई होती है, जितनी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, उन्हें कोर मुद्रास्फीति बोला जाता है। तो आगे अगर हम लोग देखें, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी संस्था कौन है मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यही जो है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यही जो है ये भारत में इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। अगला हम लोग देखें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई सूखी बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बात तो सही है, सब लोग जानते हैं। सेवीन कीटनाशक होती है, ये भी हम लोग को पता होगा। टेफ्लॉन क्या होता है मेरे भाई, फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, पॉलीमर होते हैं, फ्लोरीन पॉलीमर। ये 3 ठूथ हमें कन्फर्म हो गया। इसका मतलब ये चौथा ही गलत होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, ये फ्लोरीन कार्बनिक होता है। शुद्ध रूप से कार्बन का अप्रूप है, कार्बन का एक अदर फॉर्म है, इसी को फ्लोरीन बोला जाता है। ये फ्लोरीन का नहीं होता है, ये वैसे लिख दिया है, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो हमें गलत पूछा था तो हमने गलत बता दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष की सेना को जिस नदी के तट पर हराया था वह नदी कौन सी है। हमें पता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष की सेना को एक नदी के तट पर हराया था, तो किस नदी पर हराया था, तो इसको मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के तट पर। ये 119 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी सहायक है। तो मेरे भाई कौन सी, विटामिन सी एक ऐसी विटामिन होती है जो हम लोग को घाव लग जाता है तो घाव भरने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे अगर हम लोग देखें 21वां क्वेश्चन अगर, तो हम लोग यहाँ है यह बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे भाई, अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर,
निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मेरे भाई इसको तो हम लोग नक्शा, अगर भारत का नक्शा हमारे सामने हो उसको अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग जान सकते हैं। नागालैंड, इस समय जो मणिपुर जल रहा है इसी मणिपुर के ऊपर नागालैंड है। नक्शा में देखेंगे तो यही जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगा है, और बाकी जितने हैं ये भी जो है बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। 9 अप्रैल 2023 को, अब मेरे भाई ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर ध्यान होकर समझिएगा। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए बाघों की संख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बाघ मेरे भाई सबको पता है पहले से ही मध्य प्रदेश में है। भारत में जो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में। तो अगला है मेरे भाई क्वेश्चन जो है कितने हैं। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स एक संस्था है मेरे भाई, यह जो है दुनिया की 100 महिलाओं की सूची जारी करता है, फिर बताता है कि कौन सी महिला कितनी शक्तिशाली अपने यहाँ के क्षेत्र में है। ये ताकत में नहीं, ये जो है शासन प्रशासन और इन सब में पॉलिटिकल में इसके क्षेत्र में बताता है कौन सी महिलाएं जो हैं 100 ताकतवर महिलाओं की सूची देता है। तो इसमें जो है निर्मला सीतारमण का भी नाम था 100 शक्तिशाली महिलाओं में। तो वही पूछ रहा है निर्मला सीतारमण किस स्थान पर थी? तो मेरे भाई 36वें स्थान पर थी निर्मला सीतारमण जी। फोर्ब्स की जो सूची आई थी 100 शक्तिशाली महिलाओं की, तो उसमें निर्मला सीतारमण का स्थान 36वां था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 का जारी किया। फिर इसमें बताया कि भारत में, मतलब ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आता है मेरे भाई, यह बताता है कि किस देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार देश की सूची जारी करता है, तो उसमें भारत जो है 85वें स्थान पर था। तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अभी भारत यानी 84 ऐसे देश हैं जिनमें भारत से कम भ्रष्टाचार है, भारत इसमें 85वें स्थान पर है। तो ये अब हम लोग देखें अपना बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो ये जो बजट का सवाल है 125वां नंबर ये हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर 125 होगा, 5.9%। यही करा इसमें 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद मतलब मेरे भाई जीडीपी का कितने प्रतिशत होगा? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 5.9%, इसका ये आंसर है। आगे बढ़ें। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस मद में सर्वाधिक खर्च का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो हमें भी पता है, अभी मैं आपको बताया मेरे भाई, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे बड़ा व्यय है वो ब्याज चुकाना, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उस कर्ज के बदले सरकार को जो है ब्याज चुकाना पड़ता है। तो क्या कहा है, किस मद में सर्वाधिक खर्च का अनुमान किया गया है? तो ब्याज में। तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलिए हम लोग देखें अब 27 में क्या कर रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का निर्यात किस देश के साथ सर्वाधिक रहा? यही जो आर्थिक समीक्षा हुई थी 22-23 में, इसके अकॉर्डिंग 22-24 में भारत का किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार था? तो वो है मेरे भाई यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यही सही है हमारा। तो आगे हम लोग अगर बढ़ें तो देखें क्या है अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मेरठ में, हम सबको पता है मेरठ में एक मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो इसकी स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में? तो आप लोग बजट जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 300 करोड़, 300 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? मेरठ में जो मेजर के ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, इसके लिए। तो आगे चलो हम लोग बढ़ते हैं, क्या है 29वां में। देश के पहले रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब और कहां पर किया था? तो मेरे भाई इसको वाराणसी में किए थे, इतना तो सबको याद है, जब कर रहे थे तो न्यूज़ में काफ़ी था। तो 24 मार्च 2023 को वाराणसी में अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में पहले रोपवे का जो है शिलान्यास किया था। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां हो गया, 30वां पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की है? आप लोग को पता है मेरे भाई, ये जो
शून्य यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कब हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम लोग कार्बन जो है आसमान में छोड़ेंगे, लेकिन उस आसमान में जितनी कार्बन गया है उसको किसी सिस्टम के माध्यम से उस कार्बन को जो है सोखने का कार्य करेंगे। यानी जितना हम लोग कार्बन जो है वायुमंडल में भेजेंगे उतना ही कार्बन हम लोग वायुमंडल से सोखने का प्रयास भी करेंगे। तो यानी हम लोगों का जो है कार्बन जीरो हो जाएगा। तो इसी को शून्य कार्बन उत्सर्जन बोला जाता है। कभी भी ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब अब हम लोग कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही नहीं, करेंगे, लेकिन जितना करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो हमें पता है मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा किया गया है। तो कब तक? सन 2041 तक सरकार ने कहा है कि सन 2041 तक मथुरा को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला भारत देखिए मेरे भाई, मार्च 2023 में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, ये बर्जर ग्रुप मेरे भाई एक तरह की कंपनी है, इसकी एक पेंट की कंपनी है। तो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण कहाँ किया इसने? ये हरदोई में, उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िला है। ये जब योगी आदित्यनाथ ने जब ये इन्वेस्टमेंट बुलाया था फरवरी में, तो उसी इन्वेस्टमेंट में ये भी आई थी बर्जर ग्रुप जो है एशिया की पेंट कंपनी जो है। तो सबसे बड़ी एशिया की पेंट फैक्ट्री जो है इसी के पास है। तो यह हरदोई में अपना जो है कारखाना लगा रही है फैक्ट्री। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संपन्न हुआ वह सैन्य अभ्यास जो तिरुअनंतपुरम के पेंगोडे सैन्य स्टेशन पर मार्च 2023 में संपन्न हुआ। तो कौन सा सैन्य अभ्यास था मेरे भाई जो भारत में फ्रांस के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजेक्स 2023। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटे गांव कीवीथू, यानी चीनी सीमा से सटा हुआ एक गांव कीवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश का गांव है ये, तो में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। यानी हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है चीनी सीमा से सटा हुआ है और उसी अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है कीवीथू। कीवीथू में ये गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है मेरे भाई? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है कि यहाँ चीनी सीमा पर जो है गांव बसाने के लिए प्रेरित करना, वहाँ पर लोग रहें, उनको सुरक्षा देना और उनको तरह तरह की सुविधाएं देना। जब वहाँ पर बॉर्डर पे लोग रहने लगेंगे तो चीनी सीमा में जो घुसपैठ हो रही है वो रुकेगी, काफ़ी हद तक घुसपैठ नहीं हो सकेगी। तो यही है इसमें। तो ये कब किए थे पूछ रहा है, कब लॉन्च किया? तो मार्च 2023 में ये अमित शाह ने लॉन्च किया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। तो आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है 34वां में। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेमेंट प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो मेरे भाई ये किसकी समिति के लिए गठन किया गया है? 134वां क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, टीबी सोमनाथ समिति। केंद्र सरकार ने नेशनल पेमेंट प्रणाली की समीक्षा के लिए टीबी सोमनाथ समिति का गठन किया गया है। तो ये हो गया। 35 अगर हम देखें, 35 देखें मेरे भाई, 35 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मेरे भाई युवा में युवा बलशाली होता है, बाहुबली होता है युवा, तो इसमें देखो बलि भी है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में हुआ था। तो ये चीज़ें हो गया। हुबली को जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई शिव शंकरी। और देखिए सरस्वती माँ भी एक तरह की देवी हैं और शिव शंकर भगवान भी एक तरह के देवता हैं। तो अगर इस तरह से आप लोग ट्रिक बैठाएंगे तो बैठ जाएगा कि सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सरस्वती शिव शंकर को दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी शिव शंकरी को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या है इसमें मेरे भाई? इसमें किसको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, वाणी जयराम को। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत जो है ये पद्मश्री जो है, जो दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया गया था, जो उनके बेटे श्री अखिलेश यादव ने उसे ग्रहण किया था। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लें। पुरुष हॉकी विश्व चैंपियन 2023 की विजेता टीम है। तो हमें पता है मेरे भाई 2023 की जो पुरुष वाली टीम थी, हॉकी वाली टीम, विश्व चैंपियन 2023 की विजेता कौन थी इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी,
जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर 138 का यही बी होगा। तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व चैंपियन 2023 की विजेता टीम है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो मेरे भाई ये कहाँ पर है, इसको आप लोग बताइए। जो है 139 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, खेलों से संबंधित है ये। तो 139 में ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है मेरे भाई। 140वां में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें पता है भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम जो है ये ऑप्शन नंबर बी 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे, यानी जितना कार्बन जो है वायुमंडल में जाएगा उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये गारंटी जो दिया है भारतीय रेलवे ने दिया है, तो ये हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर 140 क्वेश्चन दिया था, हमने 2 पार्ट में इसको किया। पहला जो एक वीडियो था मेरे भाई उसमें हमने 80 क्वेश्चन बताया था आपको, तो 80 क्वेश्चन बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा इधर चला आया, तो हम लोग इसका तो देख लिए, 140वां का देख लिए 2030 तक। तो मैं बता रहा था कि जो पार्ट 1 मेरा वीडियो था उसमें 80 क्वेश्चन मैं बताया था, और जो पार्ट 2 में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो है बचे हुए क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको मैंने बताया। तो और ही ऐसे में दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो सॉल्व मैं ज्वाइन किया था, वो सेक्शनल भी और सब जीएस का मिक्सिंग भी। तो मैं सेक्शनल भी यानी अलग अलग विषयों का क्वेश्चन लेकर आऊँगा और सारा मिक्स करके भी लेकर आऊँगा, जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम मेरे भाई आरओ का हो या फिर बीपीएससी का हो, या फिर आने वाले समय में जो यूपी पीसीएस का है वो भी हो। तो सभी एग्ज़ाम के वो वनडे पुलिस वगैरह जो है सब में लिए काम करेगा बहुत अच्छा।